गुड मॉर्निंग बच्चों बीए सेकेंड थर्ड सेमेस्टर की इस डाउट क्लियरिंग सेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों पिछले दिनों हमने एक बड़ा ही रोचक चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर देखा। जैसा मैंने क्लास में बताया था कि ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते और फिज़िकल ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते आप सभी को टेम्परेचर और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज होनी चाहिए। आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं। तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हमने देखी। चैप्टर पढ़ने के बाद बहुत सारी समस्याएं भी आपको आई होंगी, जाहिर सी बात है। मैंने कोशिश की है कि आपको जो समस्याएं आई हैं उनका इस डाउट क्लियरिंग सेशन में समाधान किया जाए। तो देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो हैं आप लोगों को समझ नहीं आए या जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको किस तरह पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर में चूँकि फंडामेंटल चीज़ थी टेम्परेचर, और टेम्परेचर इफ़ेक्ट होता है हीट से। तो सबसे पहला सवाल था कि हीट एंड टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको क्लास में समझाया जाए कि हीट एंड टेम्परेचर में कैसा रिलेशनशिप है और क्या अंतर होता है। तो देखिए, सबसे पहले हीट है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहली बात, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉज टेम्परेचर, दैट कॉज अ राइज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या हुआ? टेम्परेचर जो एक मेजरमेंट प्रेजेंट करता है आपके सामने, एक लेवल इंडिकेट करता है कि कितनी हीट किसी सब्सटेंस में है। हायर द हीट, हायर विल बी द टेम्परेचर, लोअर हीट, लोअर विल बी द टेम्परेचर। तो इस तरह हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉज टेम्परेचर। ठीक है, और टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ हीट। मेजर करता है, क्वांटिफाई करने की कोशिश करता है कि कितनी हीट अवेलेबल है। इसी क्रम में बच्चों, जब हम इसको थोड़ा ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आता है। बच्चों, आप सभी ने देखा होगा जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, सपोज़ हमने पानी गर्म किया, तो पानी गर्म करने पर उसमें उबाल आता है और बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हवा में उड़ जाते हैं, जिनको हम वाष्पीकरण कहते हैं। यदि आप देखें तो पानी जो है वो जल से वाष्प यानी गैस के रूप में परिवर्तित हो गया, तो बहुत सारी एनर्जी उसमें आई। लेकिन यदि आप हवा में देखें, जो हमारी वाष्प है, जो अभी आप जानते हैं कि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे एयर में सस्पेंडेड हैं, यदि आप इनको हाथ लगा के देखें तो ये आपको ऐसा नहीं लगता है कि गर्म है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बच्चों कि हीट के दो फॉर्म होते हैं। एक को कहते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। ये जो लेटेंट हीट होती है बच्चों, वायुमंडल में या हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम में जब सन से जो हीट मिलती है, आप जानते हैं कि वो वाटर को इवेपोरेट करा देती है, वाष्पीकरण करा देती है। तो कुछ ऊर्जा तो लगी होगी। आप समझ सकते हैं, यदि अगर आप किसी को एनर्जी देंगे तो वो गर्म होगा और वाष्पीकरण होगा, तो हीट लगी होगी। ये हीट वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रही है, लेकिन ये हीट फील नहीं हो रही है, इसीलिए इसको लेटेंट हीट कहते हैं। तो लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट वाटर के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने पे जो ऊर्जा या तो एब्जॉर्ब हुई या जो रिलीज हुई, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। ये लेटेंट हीट उस समय भी रिलीज होती है जब आपके वाष्पीकरण के कारण जो वाष्प उठी है वो बादलों में बदल जाती है। अब यानी तापमान कम हो गया तो ऊर्जा निकल गई, ये ऊर्जा निकल के वायुमंडल में आ गई। तो इस तरह से लेटेंट हीट जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए। एक दूसरी तरह की हीट और होती है जिसको सेंसेबल हीट कहते हैं। सपोज़ आपने चाय बनाई, आप चाय के कप को यदि छू के देखें तो वो गर्म होता है। तो इस तरह की हीट जो अपना डायरेक्ट इंप्रेशन डालती है, डायरेक्ट दिखाई देती है, उसको कहते हैं सेंसेबल हीट। तो लेटेंट हीट एंड सेंसेबल हीट भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये लेटेंट हीट ज्योग्राफिकली और क्लाइमेटोलॉजिकली और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि जब हम चक्रवात पढ़ते हैं बच्चों, तो चक्रवातों की जो उत्पत्ति है, जो उसमें फ्यूल है, जो उसका पेट्रोल है जिसके कारण वो बनते हैं, वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होता है। हम आने वाले चैप्टर्स में इसको दोबारा देखेंगे, लेकिन यहाँ चूँकि हमने हीट की बात की है तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि लेटेंट हीट
क्या होती है? तो दोबारा समझे, लेटेंट हीट वो हीट होती है जो या तो एब्जॉर्ब होती है या निकलती है जब वाटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं दूसरी चीज़ होती है सेंसेबल हीट। सेंसेबल हीट वो हीट होती है जो सेंस की जा सकती है, जो छूने पर महसूस की जा सकती है। एक और सवाल था जो मीन टेम्परेचर से जुड़ा हुआ था कि औसत जो है, मीन का मतलब होता है औसत तापमान किस तरह कैलकुलेट किया जाए किसी भी स्थान का। तो बच्चों आप जानते हैं कि हम और हमारे जो मीटरोलॉजिकल स्टेशंस हैं, जो जहाँ पर हमारे पास मशीनें होती हैं जो तापमान को रिकॉर्ड करती हैं, कुछ ऑटोमेटिक होती हैं, कुछ मैनुअल होती हैं। तो हम इनको रिकॉर्ड करते हैं टेम्परेचर को। हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर होते हैं और यदि हम किसी भी स्थान के मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो वो उस जगह का मीन टेम्परेचर निकल के आता है। ये मीन टेम्परेचर कई बार हमें किसी भी जगह की क्लाइमेट को या किसी भी जगह के वेदर को एक्सप्लेन करने में बहुत मदद करता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल नंबर होता है जो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। आगे देखिए, एक और सवाल था कि इससे पिछले चैप्टर में हमने देखा इंसोलेशन, यानी इंसोलेशन था इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और प्रश्न था कि इंसोलेशन और टेम्परेचर में क्या अंतर है। यदि आप देखिए, इंसोलेशन होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सन से शॉर्ट वेव के रूप में धरती पर जो ऊर्जा मिल रही है उसको इंसोलेशन कहते हैं। और ये इंसोलेशन क्या करती है? हीट देती है, और हीट के कारण ही टेम्परेचर बढ़ता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इंसोलेशन उस हीट का सोर्स है जो धरती पर आ रही है, और इस जो सोर्स है हीट जनरेट कर रहा है उसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो एक चेन है, इंसोलेशन होता है जिसके कारण हीट होती है और हीट के कारण टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इस तरह से ये दोनों आपस में एसोसिएटेड हैं। हायर द इंसोलेशन, हायर द हीट एंड हायर विल बी द टेम्परेचर। इस तरह की एक रिलेशनशिप उभर के आती है। बच्चों, इस चैप्टर में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट देखा था जो न केवल आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए बल्कि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। बच्चों, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या था? यदि हम सामान्य तौर पे देखें तो एक चीज़ होती है जिसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, सामान्य ताप ह्रास की दर, यानी 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ये तो थी नॉर्मल कंडीशन, सामान्य तौर पे ऐसा मिलता है। लेकिन कई बार ऊंचाई पे जाने पर तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है, जिसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान की विलोमता। ये तापमान की विलोमता कई प्रकार की होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम ज़मीन के ऊपर जब लंबी रातें होती हैं, जब साफ़ आकाश होता है, जब मिक्सिंग ऑफ एयर नहीं होती यानी तेज़ हवा नहीं चल रही होती है, जब ज़मीन के ऊपर बर्फ़ गिरी होती है, तो ज़मीन के ऊपर ही यानी धरातल के पास ही इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मिलता है। इसमें क्या होता है, ज़मीन ठंडी होती है और ऊपर गर्म होता है, वायुमंडल गर्म होता है, तो जिसके कारण एक इस तरह की सिचुएशन बनती है जब हवा नहीं चलती है, जो धुआं होता है वो वायुमंडल में ऊपर नहीं जाता बल्कि नीचे ही हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में ही दिखाई देने लगता है, जिसके कारण मैंने क्लास में बताया था स्मॉग बनता है, SMOG, स्मॉग। स्मॉग एक खास तरह का पोल्यूशन है जो नमी और जो हमारे जो पॉल्यूटेंट हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है या जो और तरह के पॉल्यूटेंट हैं, उनके साथ रिएक्ट करके एक खास तरह का पोल्यूशन है जिसको स्मॉग कहते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए, सांस लेने के लिए बहुत ही ख़राब स्थिति होती है। तो एक जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है वो लोअर एटमॉस्फेयर में बनता है। वहीं एक बात मैंने और की थी कि कई बार इन्वर्जन इस तरह भी बनता है जो एडवेक्शनल इन्वर्जन होता है, जब दो विपरीत गुणों की वायु राशियाँ आती हैं और मिलती हैं। तो जो ठंडी वायु राशि है वो ज़मीन के पास आती है क्योंकि भारी होती है, और जो गर्म है वो ऊपर मिलती है, तो इस तरह फिर ज़मीन से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है, जिसको हमने एडवेक्शनल इन्वर्जन देखा था। इसके अलावा यदि हम देखें तो एक और प्रकार का इन्वर्जन होता है जो माउंटेन्स पे मिलता है। माउंटेन्स पे क्या होता है बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, जो चोटियाँ हैं, वो सभी रात को काफ़ी ठंडी हो जाती हैं, और जो घाटी है वो उतनी ठंडी नहीं होती जितनी पीक्स होती हैं। तो जो हवा है वो ठंडी होके आप जानते हैं कि ज़मीन के सहारे नीचे आ जाती है घाटियों में।
तो होता क्या है कि घाटियों के जो बिल्कुल बॉटम है, जो निचला हिस्सा है, जो बिल्कुल घाटी है, वो तो हो जाती है ठंडी, लेकिन इसी समय जो मध्य घाटी के क्षेत्र हैं वो हो जाते हैं गर्म, वहाँ की हवा गर्म रहती है। तो इस प्रकार का भी इन्वर्जन जो है आपको देखने को मिलता है जो माउंटेनियस क्षेत्र पर है। अब ये वाला जो इन्वर्जन है ये उन लोगों के लिए बड़ा ही अच्छा होता है जो पर्वतीय क्षेत्रों में ड्राई फ्रूट्स उगाते हैं या एप्पल कल्टीवेशन करते हैं। क्योंकि क्या होता है, यदि आप देखें तो जो ये कल्टीवेशन के जो एरिया हैं जहाँ हॉर्टिकल्चर की जा रही है, बिल्कुल वैली बॉटम में नहीं होते हैं, ये माउंटेन्स और वैली के कहीं बीच में स्थित होते हैं, जिससे ये जो आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है या कोल्ड ड्राई विंड्स जो ग्रेविटी विंड्स हैं जो नीचे आ गई हैं, उनसे बचा जा सके। इसीलिए कि सारी की सारी जो ऑर्चार्ड हैं, जो बागान हैं, वो घाटी और पर्वत के बीच में होते हैं, ना तो पूरे घाटी में होते हैं, ना ही पर्वतों के बिल्कुल ऊपर होते हैं, बीच के क्षेत्र में लगाए जाते हैं ताकि इस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से बचा जा सके और जो कोल्ड ड्राई विंड्स हैं जो वैली में आके स्टेबल हो जाती हैं उनसे भी बचा जा सके। इसी तरह ये तो थी, अभी तो हमने ज़मीन की बात की। इसी तरह वायुमंडल में भी जब हमने देखा था, जब हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर हमने देखा, तो मैंने आपको बताया था कि एक खास तरह का इन्वर्जन अपर एटमॉस्फेयर में मिलता है और वो भी खास तौर से स्ट्रेटोस्फीयर के अपर लेयर में, यानी 25 से 30 किलोमीटर के क्षेत्र में। यहाँ पर इन्वर्जन मिलने का एक बड़ा कारण था कि यहाँ पर O3 थी, ओजोन मिलती थी। ओजोन एक ऐसी चीज़ है जो हीट को एब्जॉर्ब करती है। हम जानते हैं कि ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और इसके एब्जॉर्प्शन के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये भी एक अपर एयर इन्वर्जन मिलता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। आगे यदि बात करें तो एक प्रश्न है कि दिन में मैक्सिमम और मिनिमम तापमान कब होता है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि तापमान जो है वो सूरज की स्थिति पे निर्भर करता है। सन जो सबसे ऊपर होता है, जब सबसे पीक पर होता है, तो उस समय 12 बजे होते हैं, लेकिन टेम्परेचर जो दिन का मैक्सिमम होता है वो 12 बजे नहीं होता, क्योंकि उस समय 12 बजे तो हमें सोलर रेडिएशन बहुत मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन का थोड़ा और आगे बढ़ता है, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक हमें टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी इमिट होना शुरू हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ इंसोलेशन, यानी जो सन से ऊर्जा आ रही है वो और धरती से जो ऊर्जा निकल रही है, उन दोनों के कंबाइंड इम्पैक्ट के कारण लगभग 2 से लेकर 4 बजे तक दिन का मैक्सिमम तापमान मिलता है। इसी तरह यदि सबसे ठंडे तापमान की बात करें कि दिन में सबसे कम मिनिमम तापमान कब होता है, तो वो होता है अर्ली मॉर्निंग, जब धरती अपनी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पूरी छोड़ चुकी होती है और जो सन से इंसोलेशन है वो अभी आनी शुरू नहीं होती है। तो उस समय भी हमारे यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर मिलता है, मिनिमम तापमान, न्यूनतम तापमान मिलता है। इसी तरह एक प्रश्न था कि रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। बच्चों, रेंज ऑफ टेम्परेचर जैसा मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि कुछ स्थान जो सागर से दूर हैं, महासागरों से दूर हैं, वहाँ पे ठंड भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। जैसे आप रेगिस्तानों की बात करें तो रेगिस्तान में क्योंकि वो समुद्र से दूर है, वहाँ सूखा है, तो दिन में बहुत गर्मी मिलती है, ब्राइट सनशाइन होती है, तो दिन का तापमान 50 डिग्री आराम से हो जाता है। वहीं यदि रात को देखें तो जो आपकी रेत है, सैंड है, वो जल्दी एनर्जी को छोड़ देती है, जिसके कारण रात को तापमान कम हो जाता है। तो रात को तापमान यदि दिन में 50 था तो हो सकता है रात को 15 डिग्री हो जाए। तो यदि हम 50 - 15 करें तो जो ये टेम्परेचर आया, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इसको रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। ये रेंज ऑफ टेम्परेचर जो हमारे कॉन्टिनेंटल एरियाज़ हैं, जो महासागरों से दूर हैं, वहाँ अधिक मिलता है, और जो महासागरों के पास हैं वो बिल्कुल कम मिलता है। वहाँ पे एक नैरो रेंज होती है, सर्दी भी उतनी नहीं पड़ती, गर्मी भी उतनी नहीं पड़ती, दोनों के बीच का ही एक तापमान रहता है। तो ये बच्चों कुछ सवाल थे जो आपके टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन से एसोसिएटेड थे। इस चैप्टर में हमने टेम्परेचर का वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में बहुत बार सवाल आता है कि आपको उन फैक्टर्स को डिस्कस करना है जो टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं, और साथ ही साथ आपको मैप के थ्रू और डायग्राम्स के थ्रू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर दिखाना है। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाता है। इस चैप्टर में बहुत सारी रोचक बातें हैं, आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें।
और ये ज्योग्राफी का एक आधार है, इसलिए आपको और भी रुचि लेनी चाहिए। आपके यदि और भी कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं, तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।